चलिए ठीक है। तो काइनेमेटिक्स खत्म, अगला यूनिट है हमारा मैकेनिक्स। पहला चैप्टर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बस क्विकली एक बार के लिए सारे कॉन्सेप्ट्स गो थ्रू करेंगे, ठीक है। और चैप्टर के बीच बीच में मैं प्रीवियस ईयर इस वीडियो में नहीं ले रहा हूँ, मतलब अभी नहीं ले रहा हूँ, तो साथ साथ दूसरे टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक, आइए सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स, आपको पता है कि फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके एप्लीकेशन की वजह से, फोर्स के एप्लीकेशन की वजह से ये ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट पर है तो इस पर आपने फोर्स लगाया, तो फोर्स के एप्लीकेशन की वजह से हो सकता है कि बॉडी रेस्ट से कहाँ चला है, मोशन में आ जाए। फोर्स वो फिजिकल क्वांटिटी है जो बॉडी पहले मोशन में था, आपने फोर्स लगाया तो फोर्स के एप्लीकेशन की वजह से हो सकता है बॉडी कहाँ आ जाए, रेस्ट पर आ जाए। फोर्स के एप्लीकेशन की वजह से यदि बॉडी की वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर है, तो फोर्स के एप्लीकेशन की वजह से बॉडी की मोशन की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो सकती है। इतना ही नहीं, फोर्स के एप्लीकेशन की वजह से बॉडी की शेप साइज ज्योमेट्री जो है, बॉडी की शेप साइज ज्योमेट्री जो है वो चेंज हो सकता है। तो फोर्स क्या हो गया, फोर्स एक सिंपल ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके एप्लीकेशन की वजह से बॉडी रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है या अपनी शेप साइज ज्योमेट्री जो है वो चेंज कर सकता है। फोर्स जो है वो एक वेक्टर टर्म है जिसके लिए एस आई यूनिट इज केजी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसी को हम लोग न्यूटन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो फोर्स है इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो ये सुनिएगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। ठीक है, हमारे पास कितने फोर्सेस हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपने पहले भी सुना है, पढ़ा है कि ये हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है m1, ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है m2, दोनों के कुछ मासेस हैं, तो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग एक म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। यही फोर्स हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्रेशन है Gm1m2/r²। दूसरे टाइप का जो फोर्स है वो है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। तो आपके मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में यही 2 फोर्सेस हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो छोटे मोटे ऑब्जेक्ट के लिए इनसिग्निफिकेंट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स सिग्निफिकेंट ही होता है बड़े हैवियर ऑब्जेक्ट के लिए। तो जो बाकी दूसरे जितने भी टाइप के आप फोर्सेस देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, सारे के सारे फोर्सेस इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी में आते हैं। जिन फोर्सेस के फॉर्मेशन के पीछे का जो रिस्पॉन्सिबल रीजन है वो कहीं ना कहीं स्टैटिक या मूविंग चार्ज होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अभी मैं इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूँ। कुछ फोर्सेस से मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में पहला है हमारे पास नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं, मतलब नॉन कॉन्टैक्ट भी होते हैं जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक, सॉरी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ये कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट दोनों ही फोर्सेस होते हैं। जैसे 2 चार्ज पार्टिकल के बीच काम करने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो नॉन कांटेक्ट फोर्स है, 2 मैग्नेट के बीच काम करने वाला फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स है। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें पहला है हमारा नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होता है देखिए, तो ये जैसे हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कोई हमारे पास m मास का ब्लॉक है, तो इस m मास के ब्लॉक पर इस कॉन्टैक्ट सरफेस से एक रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है जिसका नाम है नॉर्मल फोर्स। और यही रिएक्शन फोर्स, इतना ही रिएक्शन फोर्स इस ग्राउंड पर भी प्रोड्यूस हो रहा है। ये है हमारा नॉर्मल फोर्स। इसी तरीके से इस ग्राउंड पर यदि मान लेते हैं कोई एक स्फेरिकल बॉडी रखी हुई होती, तो ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, इस कॉन्टैक्ट सरफेस पर एक फोर्स काम कर रहा है, और ये कॉन्टैक्ट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर ऐसा है, और ये जो हमारा ग्राउंड है इस ग्राउंड पर यही नॉर्मल फोर्स ऐसा है। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स कहाँ काम करता है, जहां कहीं पर भी कॉन्टैक्ट सरफेस फॉर्म होगा वहां पर नॉर्मल फोर्स बनेगा, और नॉर्मल फोर्स हमेशा उस कॉन्टैक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ठीक है, सिंपल। दूसरी बात देखिए, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स, तो जो हमारा टेंशन फोर्स है, ये टेंशन फोर्स स्ट्रिंग में, रोप में या रॉड में फॉर्म हो सकता है। बस दोनों में डिफरेंस ये है कि यदि आप टेंशन फोर्स किसी स्ट्रिंग में बात कर रहे हैं,
स्ट्रिंग क्या होता है? तो स्ट्रिंग यहाँ पर हम लोग आइडियल रोप को बोलेंगे स्ट्रिंग, जिसमें कोई रस्सी का मास वास नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रिंग का मतलब समझ रहे हैं? स्ट्रिंग का मतलब एक ऐसी चीज जिसमें रस्सी का कोई मास नहीं है, मासलेस रस्सी इज स्ट्रिंग। तो इस स्ट्रिंग में बनने वाला जो टेंशन फोर्स है, स्ट्रिंग में बनने वाला जो टेंशन फोर्स है, वो हमेशा पुल नेचर का होता है, कभी भी पुश नेचर का नहीं हो सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि ये m मास का ब्लॉक है, तो इस m मास के ब्लॉक पर टेंशन फोर्स यहां ऐसा काम कर रहा है। यदि मैं बोलूं कि यहां ऊपर छत पर टेंशन की डायरेक्शन बताओ, तो छत पर टेंशन की डायरेक्शन ऐसी, यानी जिस पॉइंट पर टेंशन चाहिए उससे अवे टेंशन की डायरेक्शन कैसी होती है? जिस पॉइंट पर टेंशन चाहिए उससे अवे उसको खींचता हुआ। टेंशन कभी भी स्ट्रिंग में या रोप में पुश करता हुआ नहीं हो सकता है। जैसे ये ग्राउंड है, इसको यहां से आपने रिलीज किया, तो ये पुश करता हुआ टेंशन नहीं हो सकता है, इसका फ्री फॉल हो जाएगा। किसमें? स्ट्रिंग में या रोप में, स्ट्रिंग में या रोप में। लेकिन यही टेंशन यदि हम लोग रॉड में बात करें, तो रॉड में टेंशन पुश भी हो सकता है, पुल भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि इसी ब्लॉक को यदि आप एक रॉड से कनेक्ट करते, ये रॉड है, रॉड है, तो रॉड यदि होता तो ये इसको नीचे नहीं गिरने देता। ठीक है, रॉड यहां पर ऐसा टेंशन प्रोड्यूस कर सकता है, पुश भी प्रोड्यूस कर सकता है, पुल भी प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन स्ट्रिंग या रोप हमेशा 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 पुल नेचर का ही टेंशन बनाती है। ठीक है, एक और फोर्स देखिए, थर्ड इज स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स ये है कि ये हमारे पास कोई एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग अभी अपने नेचुरल शेप में है, स्प्रिंग में कोई भी इलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं है। स्प्रिंग की शेप साइज ज्योमेट्री यदि हम लोग खराब करते हैं, मेरे कहने का मतलब है कि स्प्रिंग को या तो आप इलोंगेट कर दें या स्प्रिंग को आप कंप्रेस कर दें। इन दोनों ही सिचुएशन में स्प्रिंग में एक फोर्स आएगा, और स्प्रिंग को यदि आपने इलोंगेट किया है तो स्प्रिंग फोर्स ऐसा है, स्प्रिंग को यदि आपने कंप्रेस किया है तो स्प्रिंग फोर्स ऐसा है। यानी स्प्रिंग में बनने वाला फोर्स पुश नेचर का भी होगा, पुल नेचर का भी होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अभी के लिए ये तीन फोर्सेस काफी है। बाकी इसके अलावा बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस सिर्फ यही तीन नहीं है, इसके अलावा मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जितने भी फोर्सेस हैं, चाहे वो फ्रिक्शन हो, चलिए फ्रिक्शन के बारे में सुन लीजिए। फ्रिक्शन क्या है कि ये हमारे पास एक m मास का ब्लॉक है, लेट से ये किसी वेलोसिटी v से भाग रहा है, तो रिलेटिव मोशन से अपोजिट दिशा में एक फोर्स फॉर्म होता है जिसकी डायरेक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन से अपोजिट दिशा में होती है, कॉन्टैक्ट सरफेस के अलोंग काम करता है, इसी का नाम फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग आगे आने वाले टॉपिक में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं, जैसे बॉइंट फोर्स है, ठीक है, फ्रिक्शन हो गया, नॉर्मल टेंशन, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, ये सारे फोर्सेस जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा हमारे पास दो और फोर्सेस होते हैं जो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के नहीं है। तीसरा फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, और चौथा फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये स्ट्रॉन्ग या न्यूक्लियर, सॉरी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर या वीक न्यूक्लियर फोर्स हमारे माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के फोर्सेस हैं। ठीक है, और ये आपने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ लिया है। ठीक है, इसका ठीक, चलिए एक बार के लिए फटाफट हम लोग लॉज ऑफ मोशन डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यूटन के 3 लॉज हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं या आपने पहले सुना होगा। जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो हमारा इनर्शिया का नियम है, या इनर्शिया पर बेस्ड है। फर्स्ट लॉ सिंपली मैं लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस सिर्फ सुन लीजिए। लॉ बस इतनी सी बात हमें बताता है कि ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट वाले स्टेट में, कहाँ है? रेस्ट वाले स्टेट में, तो जब तक इस पर कोई एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा, तब तक ये बॉडी रेस्ट के ही स्टेट में रहेगी। इसका ठीक उल्टा भी ट्रू है, यानी कि ये हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये मोशन के स्टेट में है, तो जब तक इस पर कोई एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगा दिया जाए, तब तक बॉडी अपने आप को मोशन वाले स्टेट में ही मेंटेन रखेगी। ठीक है, तो यहीं पर आता है हमारा इनर्शिया। जो इनर्शिया होता है किसी बॉडी का, वो इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, यानी कि जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा उसका इनर्शिया भी उतना ज्यादा होगा। इनर्शिया क्या है? तो इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने में आने वाले किसी भी टाइप के चेंज को, या अपने स्टेट में आने वाले किसी भी टाइप के चेंज को एक ऑब्स्ट्रक्शन या अपोजिशन ऑफर करता है। मेरे कहने का मतलब है, अभी बॉडी के पास रेस्ट का इनर्शिया है, तो रेस्ट का इनर्शिया चाहता है कि बॉडी हमेशा रेस्ट पे रहे।
अभी बॉडी के पास मोशन का इनर्शिया है इस केस में, तो मोशन का इनर्शिया चाहता है कि बॉडी हमेशा मोशन वाले स्टेट में रहे। इस इनर्शिया को बदलने के लिए, यानी इनर्शिया को चेंज करने के लिए, हमें एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होता है। हमें एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होता है। एक्सटर्नल फोर्स जब लगाया जाएगा तो इनर्शिया बदलेगा। इनर्शिया रेस्ट से मोशन पे आ सकता है, मोशन से रेस्ट पे आ सकता है। लगाया जाने वाला फोर्स उतना ज्यादा बड़ी वैल्यू का होगा जितना बड़ा इनर्शिया होगा। यदि इनर्शिया ज्यादा बड़ा है तो बॉडी के स्टेट को चेंज करने के लिए भी हमें ज्यादा बड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा। आई होप ये वाली बात सही है, ठीक है। तो इनर्शिया 3 टाइप का होता है। एक होता है हमारे पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है हमारे पास इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा होता है हमारे पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन वाली बात के लिए भी वैलिड है कि बॉडी का मोशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन वाला इनर्शिया चाहेगा कि बॉडी का मोशन उसी डायरेक्शन में होता रहे, अनलेस अंटिल कोई एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। ठीक है, थ्योरेटिकल सी बात है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं। तो जैसे पहला लॉ ऑफ मोशन आपको समझने के लिए इनर्शिया को समझना पड़ा, वैसे ही सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए आपको पहले लीनियर मोमेंटम समझना पड़ेगा। लीनियर मोमेंटम को हम लोग डिनोट करते हैं पी वेक्टर से। लीनियर मोमेंटम सिंपली कहने का मतलब क्या है कि ये हमारे पास कोई एक m मास का ऑब्जेक्ट है, इसके पास कुछ वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू v। तो लीनियर मोशन p वेक्टर इज इक्वल टू मास m इनटू वेलोसिटी वेक्टर होगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके लिए जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन वो अलोंग v वेक्टर है। जिस दिशा में वेलोसिटी है उसी दिशा में इसका क्या है, लीनियर मोमेंटम है। और इसके लिए जो SI यूनिट है दैट इज मास के लिए हो गया kg, वेलोसिटी के लिए हो गया मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ ये है कि t इज इक्वल टू 0 पर मान लेते हैं कि किसी बॉडी का लीनियर मोमेंटम p के बराबर है, और इस बॉडी का t इज इक्वल टू डेल्टा t टाइम पर जो लीनियर मोमेंटम है वो फाइनल लीनियर मोमेंटम p प्लस डेल्टा p हो गया। यानी फॉर सम रीजन आपने मोमेंटम बदल दिया है। ठीक है, कितनी देर में बदला है? डेल्टा टी टाइम में। कितने से कितना? इनिशियल p था, फाइनल p प्लस डेल्टा p हो गया है। तो आप यहां पर डिफाइन कर सकते हैं फोर्स की एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स इज फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम टू द फाइनाइट टाइम इंटरवल। इसी तरीके से यदि ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता, मान लेते हैं किसी टाइम t इज इक्वल टू t पर बॉडी का इनिशियल लीनियर मोमेंटम p था, और फिर किसी टाइम t इज इक्वल टू t प्लस डी टी पर बॉडी का जो फाइनल मोमेंटम है वो p प्लस डी पी हो गया है, एक छोटा सा चेंज इन मोमेंटम। तो इस छोटे से चेंज इन मोमेंटम के लिए आप डिफाइन कर सकते हैं फोर्स की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, या फोर्स की डेफिनेशन ही यही है, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और ये जो फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन उसी दिशा में होगी जिस दिशा में मोमेंटम बदला है। मोमेंटम नहीं, जिस दिशा में मोमेंटम चेंज हुआ है उसी डायरेक्शन में फोर्स होता है। सिंपल। तो आप इसको क्या लिखेंगे बताइए? दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास m इंटू वेलोसिटी v। तो आप इस चीज को लिख सकते हैं क्या? दिस इज इक्वल टू m इंटू डी वी बाई डी टी प्लस v इंटू डी एम बाई डी टी। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब तक मास कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास 0 होता है, लेकिन यदि कभी किसी सवाल के अंदर मास बदला तो फिर आप इस तरीके से फोर्स एक्सप्लेन करेंगे। और फोर्स इंस्टेंटेनियस का यहां पर अभी के लिए तो मैं एक बार के लिए एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये डेल्टा पी बाई डेल्टा वी डेल्टा पी बाई डेल्टा टी भी क्या है? तो दिस इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन की एवरेज वैल्यू। ठीक है, बस इतना सही है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आगे बढ़ते हैं, बताइए जल्दी से थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेटमेंट तो यही है कि हर एक एक्शन के लिए देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। ये जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं, ये जो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस हैं, ये एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस टू डिफरेंट बॉडीज पर एक साथ साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं, टू अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं,
और दोनों फोर्सेस सेम नेचर के होते हैं। यदि एक्शन फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो रिएक्शन ग्रेविटेशनल नहीं हो सकता है, रिएक्शन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो दो बॉडीज पर काम कर रहे हैं, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में। ठीक है, फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। फ्री बॉडी डायग्राम कहने का मतलब क्या है कि आपके पास कोई एक सिस्टम है, उस सिस्टम में ढेर सारे एलिमेंट्स हैं, मतलब जरूरी नहीं है हर बार ढेर सारे एलिमेंट्स हों, पर मान लेते हैं एक बार के लिए कि ढेर सारे एलिमेंट्स हैं। तो आपको जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है उसको सिस्टम से कर लीजिए बाहर, उसको सिस्टम से कहां कर लेंगे, बाहर, और उस पर काम करने वाले सारे फोर्सेस रिप्रेजेंट करेंगे, उसके ऊपर, ना कि उसने जो दूसरों पे फोर्स लगाया है उसे। मेरे कहने का मतलब है, चलिए आइए एक आधा एग्जांपल लेता हूं मैं, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन ये है कि आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, ड्रॉ कीजिए फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये जैसे हमारे पास एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर पड़ा हुआ एक m मास का ब्लॉक है। मैं बोलूं कि ब्लॉक का भी FBD बनाइए, ग्राउंड का भी FBD बनाइए, तो ब्लॉक का FBD इज ऐसा कि ये m मास का ब्लॉक है, इस पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है फोर्स mg, और जैसे ये ग्राउंड से कांटेक्ट में आया तो कांटेक्ट सरफेस पर बन गया एक फोर्स जिसका नाम है ये नॉर्मल रिएक्शन n। चलिए थर्ड लॉ आपने समझ लिया, थर्ड लॉ समझ लिया ना। चलिए बताइए कि क्या ये नॉर्मल और mg एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं? ये नॉर्मल और mg एक्शन रिएक्शन फोर्सेस नहीं है, क्योंकि अभी अभी 4 पॉइंट लिखाया, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस दो अलग अलग बॉडीज पर काम करती है, ये तो दोनों एक ही बॉडी पर काम कर रही है। यदि ये नॉर्मल आपका एक्शन है तो रिएक्शन ग्राउंड पर लग रहा होता है। ठीक है, ये mg यदि आपका एक्शन है तो रिएक्शन अर्थ के सेंटर पर लग रहा होता है। ओके, चलिए ये वाली बात सही है। चलिए आइए कुछ और फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। चलिए, तो मैं क्या कह रहा था कि बस इसका FBD ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलिए आइए ड्रॉ करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम की। ये जो m मास का ब्लॉक है, तो ये यहां से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर काम कर रहा है एक फोर्स mg। ठीक है, और यदि हम लोग ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर लें जो इस कॉन्टैक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो ये एंगल है 90, ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, ये एंगल हो गया थीटा। तो इस mg का एक कंपोनेंट इस दिशा में है, दैट इज इक्वल टू mg cos थीटा, और इस mg का एक दूसरा कंपोनेंट इस दिशा में है विच इज mg sin ऑफ थीटा। ये स्ट्रिंग स्ट्रेस्ड होगा, यहां पर होगा एक टेंशन T, और वही टेंशन T यहां पर ऐसा होगा। तो इस m मास के ब्लॉक पर कॉन्टैक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसा एक नॉर्मल काम कर रहा है जिसका नाम है n, और वही नॉर्मल ये वाला जो नॉर्मल है, इतना ही नॉर्मल इस वेज पर ऐसा काम कर रहा है, इतना ही नॉर्मल इस वेज पर ऐसा काम कर रहा है। इसके अलावा अब यदि हम लोग इस वेज के बारे में बात करें, हाँ इधर, हेलो इधर सुनिएगा थोड़ा, कि ये m मास का ये जो ब्लॉक है, सॉरी वेज है, इस पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, कैपिटल mg। तो ग्राउंड से एक दूसरा नॉर्मल इसके ऊपर काम कर रहा है, उसका नाम है n डैश। तो ये जो हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड पर कितना नॉर्मल काम कर रहा है, ग्राउंड पर इतना नॉर्मल काम कर रहा है विच इज इक्वल टू n डैश। चलिए, ये इसका मास था कुछ m, ये इसका सेंटर, तो सेंटर ऑफ मास से यहां पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा है जिसका नाम है mg। ठीक है, ये एक कांटेक्ट सरफेस, इस एक कांटेक्ट सरफेस से इस दिशा में एक फोर्स काम कर रहा है जिसका नाम है नॉर्मल। ठीक है, लेट से ये वाला एंगल है हमारे पास थीटा, तो इस कांटेक्ट सरफेस से एक दूसरा नॉर्मल यहां पर ऐसा काम कर रहा है, इसका नाम है n2। ठीक है, चलिए इस एंगल का नाम हम लोग लिख लेते हैं लेट से अल्फा, इस एंगल का नाम हम लोग लिख लेते हैं लेट से बीटा, और ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक का मास है m। तो ये हो गया हमारे पास सेंटर, यहां पर सेंटर से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करने वाला फोर्स है mg, और इस कांटेक्ट सरफेस से, इस कांटेक्ट सरफेस से एक नॉर्मल ऐसा काम कर रहा है जिसका नाम है n1, इस कांटेक्ट सरफेस से एक दूसरा नॉर्मल यहां पर ऐसा काम कर रहा है n2। हाँ सेम होंगे, अल्फा बीटा सेम है। अच्छा एक छोटी सी बात और, कि यहां पर यदि हम लोग ऐसा सा वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लें, यहां पर यदि हम लोग ऐसा सा वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लें, ये वाला एंगल है थीटा, तो फिर ये वाला भी एंगल कितना होगा, थीटा। उसी तरीके से यहां पर हम लोग वर्टिकल के साथ एक लाइन ड्रॉ कर लें, तो ये वाला एंगल है बीटा, तो फिर ये वाला एंगल भी कितना होगा, बीटा। ये वाला एंगल है अल्फा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, अल्फा। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है इक्विलिब्रियम का। तो इक्विलिब्रियम सिंपली कहने का मतलब एक शब्द ये है
कि इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी मतलब समेशन ऑफ नेट फोर्स कितना हो गया, 0। समेशन ऑफ नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। इसी चीज को कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब ऐसा है कि यदि समेशन ऑफ फोर्स सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग। हो सकता है कि वाई एक्सिस में पार्टिकल का मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन हो, पर एक्स में इक्विलिब्रियम है, मतलब कि एक्स में एफ नेट 0 है। सिमिलरली यदि मैं बोलूं कि समेशन ऑफ फोर्सेस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग 0 है, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम जो होगा वो अलोंग इंक्लाइंड प्लेन होगा। तो जिस दिशा में एफ नेट 0 है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने अभी अभी एफबीडी वाले सवाल बनाए ये जो अभी अभी हम लोगों ने एफबीडी वाले सवाल बनाए, तो इसी के ऊपर आप इक्विलिब्रियम टाइप के भी प्रॉब्लम कोशिश कर सकते हैं। चलिए आइए एक दो सवाल हम लोग करते हैं, ज्यादा नहीं। ये दो सवाल हम लोग बस नॉर्मल के ऊपर करने जा सॉरी इक्विलिब्रियम के ऊपर करने जा रहे हैं। जैसे पहला अरेंजमेंट हमारे पास ऐसा है कि ये 1 2 तीनों रस्सी में आपसे पूछा जा रहा है टेंशन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या होगा कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, mg। तो इस रस्सी में जो टेंशन है उसका नाम हम लोग T3 रख देते हैं। ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, तो इक्विलिब्रियम पर ये T3 किसके बराबर है, तो T3 इज इक्वल टू mg है। ठीक है, इस पॉइंट को जरा देखिए, ये पॉइंट अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहा है क्या, नहीं, तो ये पॉइंट भी इक्विलिब्रियम में है, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो T3 यानी कि mg है। इस दिशा में जो फोर्स है उसका नाम टेंशन T1 है, इस दिशा में जो फोर्स है उसका नाम टेंशन T2 है। यदि मैं ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर लूं तो ये एंगल यदि अल्फा है तो ये वाला भी एंगल अल्फा होगा, ये एंगल यदि बीटा है तो फिर ये वाला भी एंगल बीटा होगा। तो ये जो टेंशन T1 है, इस T1 का एक कंपोनेंट इस दिशा में है, दैट इज T1 cos बीटा, और इस T1 का एक कंपोनेंट इस दिशा में है, यह है T1 sin बीटा। सिमिलरली T2 का भी एक कंपोनेंट इस दिशा में है, यह है T2 cos ऑफ अल्फा, और T2 का एक कंपोनेंट इस दिशा में है, वो है T2 sin ऑफ अल्फा। तो सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात ये है कि यदि आप समेशन ऑफ फोर्सेस x के अलोंग 0 करते हैं तो यहां से आप लिख पाएंगे कि प्लस x में फोर्स T1 cos बीटा इज सेम एज माइनस x में फोर्स दैट इज T2 cos ऑफ अल्फा। तो यहां से आप लिखना चाहें तो T1 इज इक्वल टू T2 cos ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई cos ऑफ बीटा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, पहली बात खत्म। अब इसी तरीके से यदि आप समेशन ऑफ फोर्सेस y के अलोंग 0 कर रहे हैं तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में काम करने वाला फोर्स यानी कि T2 साइन अल्फा प्लस T1 साइन बीटा ये बराबर होना चाहिए mg के। ठीक है, तो ये T2 साइन अल्फा तो ठीक है, और T1 की जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे, T2 cos ऑफ अल्फा बाई cos ऑफ बीटा इंटू साइन ऑफ बीटा दैट इज इक्वल टू mg। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा T2 और इस T2 को यहां पुट कर देंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा T1। ठीक है, एक और देखिए कि ये जैसे अभी अभी हम लोगों ने एफबीडी बनाया कि ये एक एम मास का ब्लॉक है, तो इस पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करने वाला फोर्स कौन सा है, mg। ये कॉन्टैक्ट सरफेस यहां से फोर्स काम करने वाला जो है उसका नाम है नॉर्मल n1, और ये यहां से जो ऐसा फोर्स काम कर रहा है इसका नाम है n2। मैंने क्या बोला कि यदि हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लें ऐसा वर्टिकल से तो ये एंगल भी अल्फा होगा, तो इस n2 के एक कंपोनेंट को हम लोग लिख देते हैं n2 cos ऑफ अल्फा, और n2 का एक दूसरा कंपोनेंट हो गया n2 साइन ऑफ अल्फा। तो ये n2 cos ऑफ अल्फा जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोग समेशन ऑफ फोर्स अलोंग y0 कर रहे हैं, ये बराबर है mg के। तो यहीं से हमारे पास n2 की वैल्यू आ गई है, दैट इज mg डिवाइडेड बाई cos अल्फा। और दूसरी बात कि n1 किसके बराबर है, तो समेशन ऑफ फोर्स अलोंग x कर दीजिए 0, तो ये जो n1 है दैट इज इक्वल टू n2 साइन ऑफ अल्फा के बराबर है। n2 की वैल्यू है mg बाई cos अल्फा, साइन अल्फा बाई cos अल्फा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा। ठीक है, तो इस फोर्सेस बैलेंस करके अपना काम चला सकते हैं। नेक्स्ट है मोशन ऑफ एक्सेलरेटिंग बॉडी या मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। तो अब यदि बॉडी इक्विलिब्रियम पर नहीं है बल्कि एक एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रही है, तो एक्सेलरेटेड मोशन यदि बॉडी परफॉर्म कर रही है तो आपको बस लिखना है समेशन ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। यदि पार्टिकल एक्स एक्सिस की दिशा में एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रहा है तो सिमिलरली y की दिशा में परफॉर्म कर रहा है तो ये y के लॉन्ग, z के लॉन्ग यदि मोशन हो रहा है तो ये z के लॉन्ग,
सिमिलरली यदि आपने लिख लिया एफ नेट इंक्लाइंड प्लेन के अलॉन्ग, तो दिस विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इंक्लाइंड प्लेन के अलॉन्ग, एंड दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इंक्लाइंड प्लेन के अलॉन्ग। ठीक है, पॉइंट पी पर टेंशन बताइए, फाइंड टेंशन एट पॉइंट पी। चलिए आइए देखिएगा, पूछा क्या गया था, तो मैंने पूछा है कि मुझे पॉइंट पी पर बताइए टेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या कि एक्सेलरेशन कितना होगा बताइए। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप बारी बारी से दोनों का एफबीडी बनाइए, जैसे इसको यहां से हम लोगों ने काटा, ऐसे कट कर दिया, तो ये वाला लेंथ हो गया L माइनस एक्स, इस पर आपने फोर्स लगाया है F2 ऐसा, तो यहां पर टेंशन T ऐसा है। जो दूसरा सेगमेंट है, इस दूसरे सेगमेंट पर ऐसा फोर्स है F1, और यहां पर वही सेम टेंशन ऐसा होगा। ये जो दोनों सेगमेंट हैं, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, दोनों का एक्सेलरेशन कितना है, सेम है। ऑलराइट, जैसे एक बार के लिए मान लेते हैं इसका मास है m1 और इसका मास है m2। ठीक, तो एक्सेलरेशन होगा कितना, एक्सेलरेशन के लिए आपको बॉडी को तोड़ने की जरूरत नहीं है, एक्सेलरेशन आप सीधा ही लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जो भी नेट फोर्स है डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो नेट फोर्स हमारे पास है F2 माइनस टाइम्स ऑफ F1 डिवाइडेड बाय टोटल मास, मास शायद मैंने स्मॉल m ले रखा है। अब यदि यही काम हम लोग इस पर कर लें, या यदि यही काम हम लोग इस पर कर लें, इस पर यदि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाएं, तो इस पर फिर से हम लोग लिखेंगे नेट फोर्स इज इक्वल टू इसका मास m2 इंटू एक्सेलरेशन a। एफ नेट इस पर कितना है, आगे की तरफ है टेंशन T, पीछे की तरफ है F1, दिस इज इक्वल टू इसका मास m2 इंटू एक्सेलरेशन a। तो टेंशन a इज इक्वल टू F1 प्लस m2 कितना होगा, तो ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ है x। भाई L यूनिट लेंथ में जो मास है वो m के बराबर है, L यूनिट लेंथ में जो मास है वो m के बराबर है, एक यूनिट लेंथ में जो मास होगा वो m बाई एल होगा, तो x यूनिट लेंथ में जो मास होगा वो m बाई एल इंटू एक्स होगा। तो m2 इज इक्वल टू m बाई एल इंटू एक्स, और एक्सेलरेशन हमारे पास था F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाई m। चलिए m तो ये यहाँ वाला तो कट गया, ये ठीक है। तो ये हमारे पास है टेंशन एट दिस पॉइंट का एक्सप्रेशन। आप चाहें तो टेंशन यहां से भी लिख सकते थे, यहां से यदि आप टेंशन लिख रहे होते तो आप लिखते F2 माइनस टी इज इक्वल टू m1 इंटू ए, तो टेंशन इज इक्वल टू F2 माइनस टाइम्स ऑफ m1 ए। m1 की वैल्यू कितनी होती, m1 होता m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स के बराबर का। आप चाहें तो m1 यहां पर पुट करके यहां से भी टेंशन निकाल सकते थे। ठीक है, हाँ। चलिए, इस चीज को हम लोग कहते हैं एटवुड मशीन। ठीक है, ये है हमारे पास एक आइडियल पुली। आइडियल पुली से मेरे कहने का मतलब है पुली का कोई मास वास नहीं है। ठीक है, और ये जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग भी बिल्कुल आइडियल है, आइडियल स्ट्रिंग। स्ट्रिंग भी मासलेस है, पुली भी मासलेस है। ठीक है, यहाँ पे कोई स्किडिंग वगैरह नहीं हो रहा है। ठीक, तो इस सिचुएशन में यदि आपको एक बार के लिए ये बता दिया जाए कि ये m2 जो है वो ज्यादा बड़ा है m1 से, तो बताइए यहाँ पर एक्सेलरेशन और टेंशन क्या है स्ट्रिंग में। तो ये एक ही रस्सी है, ठीक है ना, ये एक ही रस्सी है जो पुली के ऊपर ऐसे होकर के आई है। तो यहाँ पर यदि आप FBD ड्रॉ करेंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया m2g, यहाँ स्ट्रिंग में ऊपर ये टेंशन T, वही टेंशन यहाँ पर ऐसा है, वही टेंशन यहाँ पर ऐसा है, इस m1 मास के ब्लॉक पर वही टेंशन ऐसा है, और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है m1g। यदि m2 ज्यादा बड़ा है तो ये जा रहा है नीचे की तरफ किसी a एक्सेलरेशन से, m1 छोटा है तो ये सेम एक्सेलरेशन a से ऊपर आ रहा है। यहाँ पर यदि आपको एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप चाहें तो इसको ऐसा लिख लीजिए, मतलब हम लोगों ने क्या किया, ऐसे ब्लॉक को सीधा कर दिया, ब्लॉक को सीधा कर दिया, तो इधर की तरफ है हमारे पास फोर्स m2g, ये यहाँ पर टेंशन T ऐसा, यहाँ पर टेंशन T ऐसा, और यहाँ पर है हमारे पास m1g। ये एक्सेलरेशन ऐसा होगा, ये एक्सेलरेशन ऐसा होगा। तो एक्सेलरेशन लिखने के लिए आप चाहें तो बारी बारी से दोनों ब्लॉक पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाइए, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कीजिए, टेंशन एलिमिनेट कीजिए, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अदरवाइज आप एक्सेलरेशन सीधा लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो नेट फोर्स लिखते समय आपको ये टेंशन कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि टेंशन इंटरनल फोर्स है, एक्शन रिएक्शन पेयर में बन रहा है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो नेट फोर्स हो गया हमारे पास कितना, m2 माइनस टाइम्स ऑफ m1 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। आप चाहें तो इस एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन को याद भी रख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या, टेंशन। तो टेंशन के लिए किसी एक पर आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा लीजिए, जैसे हम लोग m2 पर लगा लेते हैं।
तो इस पर हम लोग लिख रहे हैं m2g माइनस टेंशन t इज इक्वल टू m2a। ये एक्सेलरेशन उठाकर यहां से रख देंगे यहाँ, तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 2m1 m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। आप चाहें तो इस सिचुएशन के लिए टेंशन और एक्सेलरेशन को याद भी रख सकते हैं, थोड़ा सा हो सकता है कभी किसी सवाल के अंदर आपका समय बच जाए। बताइए, फाइंड टाइम आफ्टर विच ब्लॉक विल लीव द सरफेस। चलिए आइए देखिए, हाँ अगला एक और छोटा सा सवाल कर रहे हैं कि ये हमारे पास एक m मास का ब्लॉक है, सरफेस स्मूथ है, इस पर हम लोगों ने एक फोर्स लगाया है, फोर्स टाइम का फंक्शन है, F इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर ऐसा दे रखा है। मैंने बस इतनी सी बात पूछी है, b कोई कांस्टेंट है, कितनी देर के बाद ये ब्लॉक कॉन्टैक्ट सरफेस को लीव कर देगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ये फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स है वो बी टी स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा है, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स है, थीटा कांस्टेंट है, बी टी स्क्वायर साइन थीटा है। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करने वाला फोर्स mg है, और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में काम करने वाला फोर्स कितना है, नॉर्मल है। ठीक है, ऑल राइट। तो अब यहाँ पर यदि आप वर्टिकल डायरेक्शन में काम करना है आपको, तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपको क्या बोलेंगे कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में काम करने वाले दो फोर्सेस हैं, नॉर्मल प्लस बी टी स्क्वायर साइन ऑफ थीटा, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करने वाला फोर्स बस सिर्फ इतना सा है mg। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं कि किस समय बॉडी कांटेक्ट सरफेस को छोड़ देगी। कांटेक्ट सरफेस को छोड़ देगी तो इसका मतलब है कि नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहां से टाइम का स्क्वायर इज इक्वल टू mg अपॉन b साइन थीटा आ रहा है, यानी कि b की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ mg बाई t की वैल्यू कितनी है, तो अंडर रूट ऑफ mg अपॉन b साइन थीटा। ये ठीक है, ये वो टाइम है। इसी टाइम में यदि आपसे पूछ लिया जाता कि ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट बताइए, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम, तो यदि आप सोच रहे हैं s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दें तो वो हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। चलिए आइए, हाँ फाइंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम, कितनी देर में पूछा गया है, तो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू दिस मच ऑफ टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। मैंने सीधा डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया गया, हो सकता है आपसे पहले वेलोसिटी पूछा जाता कि इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी बताइए, फिर उसके बाद इस इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो उसके लिए सबसे पहले आप लिखेंगे एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास m है। F नेट हो गया आपके पास कितना, बी टी स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई m। acceleration is equal to dv by dt, this is equal to b upon m cos of theta into t square, तो dv is equal to b by m cos theta into t square dt। इंटीग्रेट। अच्छा ये शुरुआत में रेस्ट से चल रहा था, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं ना। हाँ भाई, तो वेलोसिटी हमारे पास कितना आ गया, b बाई एम कॉस थीटा, तो ठीक है ये हो गया है t क्यूब बाई 3। ठीक है, ये हमारे पास वेलोसिटी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जब एक बार के लिए हमारे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ चुका है, तो फिर नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू dx बाई dt, और वेलोसिटी है हमारे पास b बाई एम इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू टी क्यूब बाई 3, तो dx इज इक्वल टू b बाई एम इंटू कॉस थीटा इंटू टी क्यूब बाई 3 इंटू डी टी। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो x इज इक्वल टू b बाई एम। अच्छा कहाँ से कहाँ के लिए इंटीग्रेट करेंगे, तो t इज इक्वल टू 0 से, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया था गंदा सा जो आया था ना, पहले पार्ट का आंसर क्या था, रूट एम जी बाई बी साइन थीटा, ये लिमिट हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो b अपॉन एम कॉस ऑफ थीटा, तो ठीक है बाई 3 भी बाहर ही निकाल लेते हैं, दिस इज t रेज टू दी पावर 4 बाई 4, इसमें लिमिट डाल दीजिएगा 0 से अंडर रूट ऑफ एम जी बाई बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया वो डिस्प्लेसमेंट। चलिए ठीक है, तो मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज के बाद हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं अबाउट कंस्ट्रेन्ड मोशन के बारे में।
मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम वो मैं क्यों पढ़ाऊं? तो अरे वो सब एनर्जी में देख लेंगे, ठीक है, वर्क पावर एनर्जी में। हम्म चलिए आइए, अगला है हमारे पास क्या, कंस्ट्रेन्ड मोशन। तो कंस्ट्रेन्ड मोशन कहने का मतलब, कंस्ट्रेन्ड मोशन कहने का मतलब है कि दो या दो से ज्यादा बॉडीज का एक ऐसा मोशन जो आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो। इंटर रिलेटेड से मेरे कहने का मतलब है किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू दो या दो से ज्यादा बॉडीज एक दूसरे से आपस में इंटर डिपेंडेंट हो, तो वैसे ही मोशन को हम लोग कहेंगे कंस्ट्रेन्ड मोशन। ठीक है, सिंपल। चलिए आइए, कंस्ट्रेन्ड मोशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है रॉड कंस्ट्रेंट। रॉड, तो रॉड कंस्ट्रेंट सिंपली कहने का मतलब ये है कि जो रॉड की लेंथ है वो लेंथ चेंज नहीं हो सकती है। रॉड की लेंथ कैसी रहेगी, फिक्स्ड। बस रॉड कंस्ट्रेंट इतना सही है कि चाहे जो हो जाए रॉड की लेंथ चेंज नहीं हो सकती है। मैं इस चीज को आपको बताता हूं कैसे, एक छोटे से सवाल के थ्रू। ऐसा है कि ये है वाई एक्सेस, चलिए ये है एक्स एक्सेस, और यहां पर है एक रॉड। रॉड की लेंथ है एल। किसी इंस्टेंट पर ये वाला एंगल थीटा था। रॉड का नाम है एक्स और वाई, सॉरी ये एक्स है और ये वाई, ठीक है। किसी इंस्टेंट पर जो एक्स है वो ऐसा फिसल रहा है और जो वेलोसिटी ऑफ एक्स है वो यू है, ठीक है। किसी इंस्टेंट पर रॉड ऐसा फिसल रहा था और एक्स की वेलोसिटी यू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो मेरा बस सवाल इतना सा है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ वाई एट दिस इंस्टेंट। इस इंस्टेंट पर y की वेलोसिटी बताइए। इस इंस्टेंट पर y की वेलोसिटी बताइए। चलिए देखिएगा, इस इंस्टेंट पर यदि आप y की वेलोसिटी बताना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है। चलिए आइए मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट x है वो ओरिजिन से कुछ x डिस्टेंस की दूरी पर है, जो पॉइंट y है वो ओरिजिन से कुछ y यूनिट की दूरी पर है। रॉड की लेंथ x है, सॉरी l है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर होगा। ऑलराइट, यदि इसको हम लोग करते हैं डिफरेंशिएट तो आप इसे लिखेंगे दिस इज 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी टी। एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। तो ये 2 से 2 निपट गया। आप इस चीज को क्या लिख सकते हैं, दिस इज x टाइम्स ऑफ डी एक्स बाई डी टी। एक्स टाइम्स ऑफ डी एक्स बाई डी टी, यानी जिस रेट से x चेंज हो रहा है, जिस रेट से x चेंज हो रहा है यही तो है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट x, दैट इज इक्वल टू u प्लस y। तो ठीक है, डी वाई बाई डी टी क्या है, जिस रेट से y कम हो रहा है, जिस रेट से y कम हो रहा है वही तो क्या है आपका, जिस रेट से y कम हो रहा है वही है वेलोसिटी ऑफ y। दिस रेट से y कम हो रहा है, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ y, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास वेलोसिटी ऑफ y कितना आ रहा है, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ x इंटू यू डिवाइडेड बाई y। x डिवाइडेड बाई y क्या होगा, तो x डिवाइडेड बाई y इज कॉट थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ y इज इक्वल टू माइनस यू कॉट ऑफ थीटा है, ठीक है। यदि आपको ये इतना मैथमेटिक्स लगाने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपली ऐसा भी तो कह सकते थे। देखिए फिर से एक बारी ये वाली बात भी देख लीजिए। देखिए आप क्या बोलेंगे कि ये एंगल थीटा है ना, तो ये वाला भी एंगल थीटा, तो u की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट u cos थीटा इस दिशा में होगा, और जो b की वेलोसिटी है वो है v, ये एंगल थीटा है, तो फिर ये वाला एंगल कितना 90 माइनस थीटा। तो इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इस दिशा में, दैट इज v cos ऑफ 90 माइनस थीटा, यानी कि v sin थीटा। अब यदि ये रॉड की लेंथ फिक्स है, यदि ये रॉड की लेंथ फिक्स है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये वाली स्पीड और ये वाली स्पीड तो सेम होनी ही चाहिए। यानी कि आप सीधा ऐसा भी बोल सकते थे कि यदि रॉड की लेंथ फिक्स है तो इसका मतलब है कि u cos थीटा और v sin थीटा होने चाहिए एक दूसरे के बराबर। तो v इज इक्वल टू u इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। ये माइनस साइन हमें ये बता रहा है कि y जो है वो डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है। चलिए, रॉड कंस्ट्रेंट के बाद नेक्स्ट अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में भी बात वही है कि जैसे ये हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं जो किसी लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है।
तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में भी जो थ्योरी है वो तो बस यही है कि जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो फिक्स्ड है। स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो सकती है। स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो सकती है, इसका मतलब क्या है कि यदि इसकी वेलोसिटी v1 है तो इसकी वेलोसिटी v2 भी सेम एज v1 के बराबर ही होगी, तभी ये जो हमारा लेंथ है वो फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, किसी भी सिचुएशन में आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हमारी जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के ऊपर इतना लोड हो गया कि स्ट्रिंग ब्रेक हो गई। स्ट्रिंग ब्रेक नहीं होगी, ठीक है ना? ओके। और स्ट्रिंग कभी स्लैग भी नहीं होगी। स्ट्रिंग में टेंशन जो है वो हमेशा रहेगा, तो स्ट्रिंग कभी स्लैग भी नहीं होगी। ठीक है, चलिए इस सिचुएशन में मैं सीधा एक एंड रिजल्ट आपको बताने जा रहा हूं, जहां पे आपको बस एक ही एक्सप्रेशन ध्यान रखना है कि ऐसा मान लेते हैं हमारे पास कोई एक मूवेबल पुली है। ये क्या है? ये एक, दिस इज मूवेबल पुली। ठीक है, इस पुली से इधर की साइड से और इधर की साइड से दो ब्लॉक्स कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस पुली का एक्सेलरेशन मैं लिख रहा हूं AP। लेफ्ट वाले साइड पर जो ब्लॉक होगा उसका एक्सेलरेशन लिख रहा हूं A1। राइट वाले साइड पर जो ब्लॉक होगा या जो स्ट्रिंग उससे कनेक्टेड है उसका एक्सेलरेशन A2 है। ये मूवेबल है, यानी कि ये किसी रिजिड फिक्स सपोर्ट से कनेक्टेड नहीं है। तो इस स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट को यूज करके जो एंड रिजल्ट आता है, मैं सीधा वो एंड रिजल्ट स्टेट करने जा रहा हूं। और एंड रिजल्ट ये है कि पुली का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2 होता है। पुली का एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है। बस इतनी सी ही बात आपको ध्यान रखनी है। पुली का एक्सेलरेशन A1 A2 सब कुछ लिखिएगा प्रॉपर साइन के साथ। एक छोटा सा सवाल इसके ऊपर बना दीजिए। चलिए बनाते हैं हम लोग क्या। हाँ भाई, एक छोटा सा सवाल पूछा है इसके ऊपर, वो कुछ ऐसा है कि आइडियल कंडीशंस हैं। एक तो आपके पास ये रिजिड फिक्स्ड पुली है, दूसरा मूवेबल पुली है। ठीक है, जो मन करे वो मान लीजिए नीचे जाएगा। इसमें क्या है, नेगेटिव आ गया, मासेस तो सेम ही है ना, तो उससे आपने जो माना है उससे अपोजिट जा रहा है, और क्या। चलिए मैं तो मान लेता हूं कि ये जा रहा है नीचे की तरफ किसी एक्सेलरेशन A1 से। एक बार FBD देखिएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहां पर हो गया आपके पास mg, ये हो गया टेंशन T, यहां पर भी वही टेंशन T, यहां पर भी वही टेंशन T। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन 2T है ना, हेंस इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना? 2T। ओके ओके ओके। ये एक्सेलरेशन A1 है, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है A2, और यहां वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू mg है। ठीक है, यदि चलिए इसका नाम रख लेते हैं A, इसका नाम रख लेते हैं B। यदि मैं A के लिए बात करूं, किसके लिए? A के लिए, A के लिए, A के लिए, तो A जा रहा है नीचे की तरफ, यानी कि mg माइनस टेंशन T इज इक्वल टू MA1, इक्वेशन नंबर 1। B के लिए यदि मैं बात करूं, किसके लिए? B के लिए, तो B जा रहा है ऊपर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन 2T माइनस टाइम्स ऑफ mg इज इक्वल टू m इंटू उसका एक्सेलरेशन लिखा है A2। ठीक है, दो इक्वेशन है, अननोन 3 है, टेंशन A1 और A2। तो एक और जो इक्वेशन आप बनाते हैं उसी के लिए आपको यूज करना होगा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि ये यदि A2 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि पुली A2 एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। ये जो A2 है ये क्या है? दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ पुली। मैंने आपको क्या बताया कि एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू इसका एक्सेलरेशन प्लस इसका एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय 2। तो इसका एक्सेलरेशन है 0 क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है A1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि A2 कितना है? A2 है A1 बाई 2 के बराबर। ठीक है, A2 कितना है? A1 बाई 2 के बराबर, या A1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A2। इसका मतलब ये हुआ कि यदि A2 ही आपने A माना हुआ है तो A1 2A के बराबर है, यानी ये 2A है और ये आपका A है। यदि आपको इतनी पंचायती नहीं करनी है, यदि आपको, हाँ सुनिएगा, यदि आपको इतनी पंचायती नहीं करनी है तो सीधा ऐसे याद रखिएगा, यहां टेंशन T, यहां टेंशन T, यहां टेंशन 2T। जहां टेंशन 2 गुना उसका एक्सेलरेशन आधा,
मेरे कहने का मतलब है इस 2t वाले का एक्सेलरेशन यदि आपने a माना है तो t वाले का एक्सेलरेशन 2a लिख दीजिए सीधा। समझ रहे हैं? ये एक वर्चुअल वर्क मेथड होता है जिसको हम लोग वर्क पावर एनर्जी में देख लेंगे, समेशन ऑफ टी डॉट एक्स यानी वर्क डन बाय टेंशन जीरो होता है, तो वहीं से ये रिलेशन आता है। मैं अपनी बात फिर से रिपीट करता हूं कि जहां टेंशन टी वहां मतलब टी डॉट ए भी जीरो होगा, तो जहां टेंशन 2 गुना है ना उसका एक्सेलरेशन आधा होगा। किसके मुकाबले? जहां पे टेंशन टी था उसके मुकाबले यहां पे टेंशन 2 गुना, तो इसका एक्सेलरेशन ए तो इसका एक्सेलरेशन 2 है। बस काम खत्म। काम हो गया हमारा खत्म कि ये a1 हम लोग क्या लिख लेंगे, तो इसको मैं फिर से लिख दूं, दिस इज mg माइनस टी इज इक्वल टू m। a1 कितना है? 2a के बराबर है, और ये कितना है? तो दिस इज 2t माइनस mg, दिस इज इक्वल टू ma2, यानी कि a2 आपका a के बराबर। इसको एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो दिस इज 2mg माइनस 2t, दिस इज 4ma, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2mg माइनस mg इज इक्वल टू mg, दिस इज 5ma, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g/5 है। यानी इसका एक्सेलरेशन g/5 है, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ g/5 है, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 2g/5। ओके, एक्सेलरेशन आ गया, फिर टेंशन निकाल लेंगे ना, तो इस एक्सेलरेशन को उठा करके कहां डाल दीजिए? इस एक्सेलरेशन को उठा करके आप यहां डाल दीजिए, यहां से टेंशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, स्प्रिंग को यदि हम लोग कर देते हैं क्या? इलोंगेट। स्प्रिंग में x यूनिट का हम लोगों ने लेकर आया क्या? इलोंगेशन। तो स्प्रिंग जब आप x यूनिट इलोंगेट करते हैं तो जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू kx के बराबर, यहां पर ऐसा, और यहां पर स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू kx ऐसा। यदि आपने स्प्रिंग को कर दिया होता ऐसा कंप्रेस, स्प्रिंग को यदि आपने x यूनिट ऐसा कंप्रेस किया होता तो इस पॉइंट पर फोर्स स्प्रिंग फोर्स kx ऐसा आता, और इस पॉइंट पर स्प्रिंग फोर्स kx ऐसा आता। ठीक है, यानी स्प्रिंग जो है आपके पास पुश और पुल दोनों नेचर का फोर्स बनाता है। स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लोग लिख रहे हैं k इंटू एक्स के बराबर का, या चलिए माइनस टाइम्स ऑफ kx लिख देते हैं। स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो तो डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में ही आता है। ये जो स्प्रिंग का कांस्टेंट k होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग होता है। इसी को हम लोग स्टिफनेस कांस्टेंट कहते हैं। यदि स्प्रिंग बहुत ज्यादा स्टिफ है, हार्ड है, तो फिर के की वैल्यू बहुत ज्यादा मतलब बड़ी होगी, और स्प्रिंग सॉफ्ट होगा तो के की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होगी। स्प्रिंग फोर्स के बारे में बस आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि स्प्रिंग फोर्स एक झटके से चेंज नहीं होता है। स्प्रिंग फोर्स जो है वो सडनली चेंज नहीं होता है। स्प्रिंग फोर्स इंपल्सिव फोर्स नहीं होता है। स्प्रिंग फोर्स इज नॉट इंपल्सिव फोर्स। यानी यदि आपको स्प्रिंग फोर्स को चेंज करना है तो स्प्रिंग फोर्स चेंज होने में कुछ समय लगाता है। ठीक है, जैसे मैं इस बात को बताता हूं एक छोटे से सवाल के थ्रू। ये ठीक है? यदि आपसे ऐसा पूछा जा रहा है कि टेंशन की वैल्यू बताइए स्प्रिंग में भी और स्ट्रिंग में भी, टेंशन की वैल्यू बताइए। पहला पार्ट ये है, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग। स्ट्रिंग में भी टेंशन बताइए और स्प्रिंग में भी टेंशन बताइए। तो काफी आसान है, आप क्या बोलेंगे कि यहां वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स काम कर रहा है? 2mg। तो जो स्प्रिंग में टेंशन है वो टेंशन की भी वैल्यू कितनी है? 2mg के बराबर है। ठीक है, यहां नीचे की तरफ भी कितना फोर्स होगा? 2mg स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। और ये m मास का ब्लॉक है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स है? mg। तो यहां स्ट्रिंग में टेंशन कितना है? टेंशन है 3mg के बराबर, 3mg के बराबर। अब जरा सुनिएगा, यदि ऐसा बोला जाता है कि आपने क्या किया, यदि ऐसा बोला जाता है कि आपने इस स्प्रिंग को काट दिया, स्प्रिंग को कट कर दिया, तो स्प्रिंग को जिस इंस्टेंट पर कट करेंगे उसी इंस्टेंट पर स्प्रिंग में टेंशन जीरो हो जाएगा। भाई काट देंगे तो टेंशन ही जीरो हो गया, काट देंगे टेंशन जीरो हो गया, तो ये नीचे की तरफ गिरेगा। कितने एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ गिरेगा? g एक्सेलरेशन से। ठीक है, और ये 2mg हो गया जीरो, स्प्रिंग कट हो गया तो 2mg कितना हो गया? जीरो। तो नीचे की तरफ mg, तो ये टेंशन चेंज होकर के कितना हो जाएगा? mg। कितना? mg हो जाएगा। टेंशन की वैल्यू सडनली चेंज होकर के mg हो जाएगी। लेकिन यदि सवाल में ऐसा बोला जाए कि आपने इसको काटा, ठीक है, क्या किया? क्वेश्चन ये है कि फाइंड
एक्सेलरेशन इफ स्ट्रिंग इज कट, मतलब एक्सेलरेशन कब पूछा जा रहा है? जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, इसको काटने के तुरंत बाद एक्सेलरेशन बताइए। ए और बी दोनों का एक्सेलरेशन बताना है, बताइए। इसको कट किया, इसको कट करने के तुरंत बाद ए और बी का एक्सेलरेशन बताना है। तो मैंने अभी अभी क्या बताया कि स्प्रिंग में टेंशन एक झटके से नहीं बदलता है, एक झटके से नहीं बदलता है, यानी ये अब भी 2 mg रहेगा और ये 2 mg है ही। तो जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग बी का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, बी का कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। किसका एक्सेलरेशन होगा? तो ये 3 mg जीरो हो गया, आपने इसको कट किया तो यहाँ पे टेंशन जीरो हो गया, तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3 mg, मास है इसका m, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना हो गया? 3g डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आई बात समझ? ठीक है, यदि ये समझ आ गया तो लास्ट जल्दी से बताइएगा। उसी तरीके से ये एक स्प्रिंग है जिसका कांस्टेंट है k, ये दो ब्लॉक्स हैं m और 2m। यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले तो टेंशन बताइए, तो यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप बोलेंगे 2 mg, ये स्ट्रिंग में टेंशन कितना? 2 mg, यहाँ पे टेंशन कितना? 2 mg, यहाँ पे कितना? mg फोर्स इसका, तो यहाँ पे टेंशन कितना? 3 mg। ठीक है, अब यदि आपसे बोला जाता है कि हम लोगों ने इसको काट दिया, इसको कट कर दिया, तो इसको कट कर दिया, लेट से इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, तो जैसे ही आप कट करेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना होगा? जी, फ्री फॉल, ये तो नीचे गिरेगा, ये तो नीचे गिरेगा, ये नीचे गिरना स्टार्ट हो गया, ये नीचे गिरना स्टार्ट हो गया, ये आपने कट कर दिया, तो ये टेंशन कितना हो जाएगा? जीरो। ये टेंशन यदि जीरो हो जाएगा तो इस m मास के ब्लॉक को देखिए, इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है mg और अपवर्ड डायरेक्शन में 3 mg। क्यों? स्प्रिंग फोर्स नहीं बदला क्या? स्प्रिंग फोर्स बदलेगा, बदलने में थोड़ा समय लगेगा। राइट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग यदि एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है तो उसके लिए स्प्रिंग फोर्स अनचेंज्ड रहता है, टेंशन घटकर तुरंत जीरो हो जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? इसका एक्सेलरेशन आएगा, फोर्स हो गया 2 mg डिवाइडेड बाय मास, यानी ये 2g एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जो है वेइंग मशीन। वेइंग मशीन के बारे में बस आपको इतनी ही बात याद रखनी है कि जो वेइंग मशीन क्या रीड करता है, तो वेइंग मशीन हमेशा हमेशा नॉर्मल की वैल्यू रीड करता है। ये जैसे एक वेइंग मशीन है, इसके ऊपर ये हमारे पास कोई एक m मास का बालक खड़ा है, तो m मास के बालक का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है m इंटू जी के बराबर का। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट सरफेस से प्रोड्यूस्ड नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है n के बराबर की। तो वेइंग मशीन के बारे में बस एक लाइन याद रखिएगा कि इट रीड्स वैल्यू ऑफ नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अभी के लिए नॉर्मल कितना है? तो नॉर्मल इज इक्वल टू m इंटू जी के बराबर का है, लेकिन जो रीडिंग होता है ना, रीडिंग एक्सप्रेस किया जाता है n डिवाइडेड बाई g और यूनिट लिखा जाता है kgf का। ठीक है, यानी रीडिंग क्या होगा? रीडिंग होगा m kgf। ये जो 1 kgf होता है, 1 kgf इज 9.8 न्यूटन के बराबर का होता है, अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूटन होता है। ठीक है, ये वाली बात तो सही है। अब क्या हो कि यदि यही वेइंग मशीन आपका किसी लिफ्ट के अंदर रखा हुआ, तो लिफ्ट यदि किसी ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा, तो आप यहाँ पर लगाएंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और आप बोलेंगे कि ये नॉर्मल माइनस टाइम्स ऑफ एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए के बराबर है। तो नॉर्मल इस सिचुएशन में एम टाइम्स ऑफ जी प्लस ए के बराबर है। तो इस सिचुएशन में जो आपके पास रीडिंग है, वो रीडिंग इज इक्वल टू एम 1 प्लस ए बाई जी के जी एफ के बराबर की होगी। और इसका उल्टा, यदि लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो उस सिचुएशन में जो नॉर्मल है वो m टाइम्स ऑफ g माइनस ए के बराबर का होगा और वहां पर रीडिंग इज इक्वल टू m1 माइनस ए बाई जी के जी एफ के बराबर की होगी। ठीक है, कुछ नहीं किया है, बस सिर्फ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाया है। तो बस इतना याद रखिएगा कि जो वेइंग मशीन है वो हमेशा नॉर्मल की वैल्यू रीड करती है, दैट्स इट। ओके, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आखिरी चीज है
आखिरी तो नहीं, ऐसा ही एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, वो है स्प्रिंग बैलेंस। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या रीड करता है? स्प्रिंग बैलेंस रीड करता है टेंशन। ठीक है, ये ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो स्प्रिंग सिस्टम पर बेस्ड होता है, स्प्रिंग सिस्टम पर बेस्ड होता है। ये सिंपल हमारे पास एक m मास का ब्लॉक है। यदि यहाँ ये इस तरीके से नॉर्मली रखा हुआ है तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो है mg, और यहाँ पे टेंशन है t। तो टेंशन, ऐसा मैं एक लाइन इसमें लिख देता हूँ कि इट रीड्स टेंशन, टेंशन। तो अभी के लिए टेंशन t कितना है? तो टेंशन सी t सिंपली m इंटू जी के बराबर है, और इसमें भी जो रीडिंग है वो रीडिंग इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाई g, और यूनिट होती है kgf के बराबर की। ठीक है, एक छोटा सा सवाल इस पर पूछता हूँ। चलिए एक छोटा सा सवाल करते हैं इस पर बेस्ड, इन दोनों चीजों पर बेस्ड, कि ये कोई बालक है, इसका मास है 25 kg, किसी लिफ्ट के अंदर है जहां ऊपर बालक के सर से स्प्रिंग बैलेंस कनेक्टेड है। बालक खड़ा है वेइंग मशीन के ऊपर, बालक का मास है 25 kg, और वेइंग मशीन में जो रीडिंग है वो 20 kg की है, स्प्रिंग बैलेंस में 10 kg का है। आपको लिफ्ट का एक्सेलरेशन बताना है। आपको क्या बताना है? लिफ्ट का एक्सेलरेशन। तो सिंपल सी बात है भाई कि ये है बालक, टेंशन है टी ऊपर, नीचे mg's का मास, ऊपर की तरफ नॉर्मल, एक्सेलरेशन भी ऊपर। तो आप क्या लिखेंगे बताइए? आप लिखेंगे नॉर्मल प्लस टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है ना? तो टेंशन हमारे पास कितना है? 100, और नॉर्मल कितना है? हाँ, रीडिंग इन वेइंग, वेइंग मशीन जो है वो 200 हो गया, माइनस टाइम्स ऑफ mg यानी 250 हो गया। दिस इज इक्वल टू 25 इंटू ए हो गया। ठीक है, तो दिस इज 50 अपॉन 25, यानी एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यदि हमें पूरे सिस्टम पर लगाना हो, किसी सिस्टम पर लगाना हो, तो सिस्टम पर हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन किस तरीके से एक बार में लगाने के बारे में सोच सकते हैं। छोटी सी ही बात है, बात कुछ ऐसी है कि ये हमारे पास लेट से कोई एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर अलग अलग पार्टिकल हैं। लेट से ये एक पार्टिकल है जिसका मास है m1, और इस पर आपने कुछ फोर्स लगाया F1, उसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन आया a1। यहाँ पर कोई दूसरा पार्टिकल है, इसका मास है m2, इस पर कोई दूसरा फोर्स लगा F2 जिसकी वजह से इसमें कुछ एक्सेलरेशन आया a2, एंड सो ऑन, देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके अंदर। तो यदि आपको ये लिखना हो कि यहाँ पर जो नेट फोर्स है पूरे सिस्टम पर F नेट, तो F नेट कितना होगा? F नेट सिंपली हर पार्टिकल पर काम करने वाले फोर्सेस का वेक्टर सम। ठीक है, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 एंड सो ऑन, यही होगा F नेट। आप इस F नेट को क्या लिख सकते हैं? तो दिस इज इक्वल टू m1 इंटू a1 प्लस m2 इंटू a2 प्लस m3 इंटू a3 एंड सो ऑन। ये जो नेट फोर्स है, आप इस नेट फोर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं दो ग्रुप में, कि नेट फोर्स एक तो सिस्टम पर काम करने वाला एक्सटर्नल फोर्स, और दूसरा सिस्टम पर काम करने वाला इंटरनल फोर्स। ठीक है, तो इस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ऑन अ सिस्टम टॉपिक से मैं बस आपको एक बात बताने की कोशिश करना चाहता हूं, वो ये है कि जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं ना, जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं वो सिस्टम के अंदर हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में ही बनते हैं। हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में बनने की वजह से इस सिस्टम पर यदि आप एक बार में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाना चाहते हैं तो इंटरनल फोर्सेस को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो F नेट बराबर m1 a1 प्लस m2 a2 है, ये सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स जो सिस्टम के ऊपर बाहर से लगाया गया है उस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू है। और ये एक्सटर्नल फोर्स कितना है? तो दिस इज जस्ट इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 एंड सो ऑन। ओके, तो मैं बस इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं कि इंटरनल फोर्सेस हटा दीजिएगा। जब आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पूरे सिस्टम पर लगाना हो तो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स लिखिएगा, दैट इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं, खुद समझ आ जाएगा। ओके, देखिए जैसे एग्जांपल मेरा ऐसा है कि ये एक रिजिड फिक्स्ड सपोर्ट है, यहां से एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, इस स्ट्रिंग पर कुछ मंकीज है। मान लेते हैं कि इस मंकी का मास है 10 kg,
और ये ऊपर की तरफ जा रहा है किसी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ये दूसरा मंकी है, इसका मास है 5 kg। ये दूसरा मंकी नीचे की तरफ जा रहा है किसी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ये तीसरा मंकी है M3, ये भी मान लेते हैं 10 kg का है, और ये भी नीचे जा रहा है किसी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, मैं आपसे पूछ लूं कि रस्सी पर यहां कोई पॉइंट है A, ठीक है, तो सवाल बस इतना सा है कि फाइंड टेंशन एट A। पॉइंट A पर आपको बताना है टेंशन, पॉइंट A पर क्या बताना है, टेंशन बताना है। चलिए, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पूरे सिस्टम पर लगाना हम लोगों ने अभी अभी सीखा है। तो ये है हमारा सिस्टम, ये तीनों को मिलाकर ये हमारा सिस्टम, ठीक है, इसको सिस्टम मान लेते हैं। तो सिस्टम के अंदर इंटरनल फोर्सेस कौन से हुए, तो इंटरनल फोर्सेस यहां पर बनने वाला ये टेंशन हुआ, ये वाला जो टेंशन हुआ ना, ये इंटरनल फोर्स हुआ। यहां पर टेंशन T डैश है, यहां पर टेंशन T डैश है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये इंटरनल फोर्स यहां पर टेंशन T डबल डैश, यहां पर टेंशन T डबल डैश, ये इंटरनल फोर्स है, कैंसिल आउट हो जाएगा। बस यही इंटरनल फोर्स है। इसको जब आप इस पूरे को अपना सिस्टम मानकर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा रहे हैं, तो T डैश और T डबल डैश लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कौन से एक्सटर्नल फोर्सेस हुए, एक्सटर्नल फोर्स ये हुआ जो वेट लग रहा है, इसका वेट लग रहा है यहां पर 100 न्यूटन का, यहां पर वेट लग रहा है 50 न्यूटन का, और यहां पर वेट लग रहा है अगेन 100 न्यूटन का। ठीक है, पॉइंट ए है तो पॉइंट ए पर हम लोग टेंशन मान लेते हैं टी ए ऊपर की तरफ। बस यही एक्सटर्नल फोर्सेस है। तो हम लोग सीधा क्या करेंगे कि एफ नेट, जो नेट फोर्स है, दैट इज M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3 कर देंगे। एक लाइन में हमारा जवाब आ जाएगा कि ए पर टेंशन है टी ए ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ तीन वेट काम कर रहा है 100, 100 और 50, यानी कि 250 न्यूटन का। किसके बराबर है, दिस इज M1 इंटू A1, तो ये ऊपर वाली साइड हम लोगों ने पॉजिटिव ले रखी है, तो 10 इंटू 2 हो गया 20। नीचे वाली साइड हम लोगों ने ले रखा है नेगेटिव, नेगेटिव कितना हो गया 5 इंटू 2 10, तो -10 लिख दिया। और फिर से ये भी कहाँ जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, तो माइनस हो गया 10। ठीक है, तो ये 20 माइनस 20, ये तो जीरो हो गया, तो पॉइंट ए पर टेंशन कितना आ गया, 250 न्यूटन के बराबर का आ गया। ठीक है, पॉइंट ए। लास्ट इज सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्या होता है, तो सूडो फोर्स एक्चुअली कोई एक फोर्स नहीं होता है। सूडो फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स, दिस इज नॉट अ रियल फोर्स। ये क्या है, ये जस्ट एक मैथमेटिकल टर्म है या मैथमेटिकल एडजस्टमेंट। देखिए, हमारे पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, वो फ्रेम हमारे पास दो टाइप का होता है। एक होता है हमारे पास एक्सेलरेटिंग फ्रेम, और एक होता है हमारे पास नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम। एक्सेलरेटिंग फ्रेम से सिंपली कहने का मतलब है आप किसी चीज को तब ऑब्जर्व कर रहे हैं जब आप खुद एक्सेलरेशन में हैं। ठीक है, और नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम कहने का मतलब हो गया कि आप किसी चीज को अपने रेस्ट वाले पोजीशन से या अपने कांस्टेंट वेलोसिटी वाले पोजीशन से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप किसी चीज को ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहे हैं जहां पर आपका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, आपका कोई भी एक्सेलरेशन वैक्सेलरेशन नहीं है, आप बिल्कुल रेस्ट पर हैं, नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम इज जनरली एट रेस्ट, जनरली एट रेस्ट, और आप यदि मूव कर भी रहे होंगे तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे होंगे। तो इस सिचुएशन में जो हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कंप्लीटली वैलिड है। यानी कि अभी तक आपने जो भी पढ़ाई किया है, एफ नेट बराबर एम ए लगाना जिस तरीके से, वो सारी की सारी बातें इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड है। लेकिन यदि आप खुद किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हो, आप खुद एक्सेलरेशन में हो, और फिर उसके बाद आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब आपके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है, तो यहां पर आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फेल होने लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को फेल होने से बचाने के लिए एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास सूडो फोर्स का। ये वैसा ही है जैसा आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पढ़ा है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कोई रियल करंट थोड़ी होता है, ठीक है, वो तो बस एम्पियर सर्किटल लॉ फेल ना हो उसके लिए एक जुगाड़ होता है। तो ठीक उसी तरीके से ये हमारे पास एक जुगाड़ है। ठीक है, इसके बारे में सुनिएगा। जैसे देखिए, एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं। मान लेते हैं कि ये एक रिजिड फिक्स सपोर्ट है, और यहां से एक ब्लॉक कनेक्टेड है, इस ब्लॉक का मास है 20 kg का।
ठीक है, आप यहाँ ग्राउंड पर खड़े हैं। यदि आप ग्राउंड पे खड़े हैं तो कौन से फ्रेम में खड़े हैं? आप नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन के लिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बिल्कुल वैलिड है। आपसे कोई बोलेगा कि इस स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू बताओ, तो आप बोलेंगे ये ब्लॉक है रेस्ट पर, ये ब्लॉक कहाँ है? रेस्ट पे। तो आप बोलेंगे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है टेंशन टी, और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है mg। mg की वैल्यू है 200 न्यूटन। तो आपके हिसाब से टेंशन का जवाब कितना है? आपके हिसाब से टेंशन है 200 न्यूटन के बराबर। ठीक है, अब मान लेते हैं एक दूसरा बालक और है, एक दूसरा ऑब्जर्वर और है, और ये दूसरा ऑब्जर्वर मान लेते हैं फ्री फॉल कर रहा है। ऊपर वो ऐसे छत पे खड़ा था, छत से कूद गया, और छत से कूदते हुए इसने इस ब्लॉक को देखा। तो इस बालक के पास क्या है? इस बालक के पास है एक्सेलरेशन, कितना? g। तो ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, मतलब वो खुद एक्सेलरेट कर रहा है, और एक्सेलरेट करते समय उसे कमेंट करना है कि टेंशन अभी स्ट्रिंग में कितना है बताओ। तो ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा कि ये, मतलब ये जब इस चीज को ऑब्जर्व करेगा तो ये बोलेगा कि इस ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। इसके फ्रेम से देखेंगे तो ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। तो ये जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाने जाएगा तो ये क्या बोलेगा कि टेंशन टी है ऊपर, माइनस टाइम्स ऑफ mg नीचे, दिस इज इक्वल टू m इंटू ए, है ना। और ये इस ब्लॉक को कितना एक्सेलरेशन दे देगा? ब्लॉक को ये अपना वाला एक्सेलरेशन दे देगा, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर का। तो इसके हिसाब से टेंशन कितना आ गया? इसके हिसाब से टेंशन T माइनस टाइम्स ऑफ mg यानी कि 200 इज इक्वल टू मास है इसका 20, और इसने एक्सेलरेशन भी जो दिया है वो 10 है। तो इसके हिसाब से टेंशन की वैल्यू थी 400 न्यूटन की। बताइए, दोनों थोड़ी सही होंगे। स्ट्रिंग में टेंशन या तो 200 न्यूटन होगा या नहीं तो 400 न्यूटन होगा। टेंशन कितना था स्ट्रिंग में? स्ट्रिंग में टेंशन 200 न्यूटन था। ठीक है, तो इसके लिए क्या प्रॉब्लम आया? इसके लिए प्रॉब्लम ये आया कि ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम में चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था। तो इसी के लिए हम लोग लेकर आते हैं, इसी ऑब्जर्वर के लिए हम लोग लेकर आते हैं सूडो फोर्स। फोर्स सूडो, सूडो फोर्स का बस फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। किसका मास? तो उस ऑब्जेक्ट का मास जिस पर सूडो फोर्स लगाना है। ये मास किसका लेंगे? मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स सूडो इज टू बी अप्लाइड। ठीक है, और ये एक्सेलरेशन किसका लेंगे? ये एक्सेलरेशन लेंगे उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जहां से आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा रहे हैं। ठीक है, और ये जो सूडो फोर्स होता है, समझ गए फॉर्मूला? फॉर्मूला समझने में कोई दिक्कत नहीं है। सूडो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इतनी बात सही है ना। सूडो फोर्स का सिंपल सा फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ, डायरेक्शन कहाँ होगा सूडो फोर्स का? तो ये जो सूडो फोर्स है इसका डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, एक्सेलरेशन कहां होगा? तो जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन है उससे अपोजिट दिशा में होगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब यह है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन कहां था? मतलब ये इधर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो आपको सूडो फोर्स कहां पर लगाना पड़ेगा बताइए? फॉर्मूला समझ आ गया? सूडो फोर्स की डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स इज अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी इस बालक का एक्सेलरेशन किधर है? नीचे की तरफ। तो जिस दिशा में बालक का एक्सेलरेशन है, जिस दिशा में फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन है, उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपको सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। आई बात समझ? तो सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी है? सूडो फोर्स की वैल्यू है m इंटू ए के बराबर। ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट। चलिए, तो अब जरा हम लोग चीजों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इस पर कितना फोर्स हो गया? तो ऊपर की तरफ हमारे पास था टेंशन T, नीचे की तरफ है हमारे पास mg 200 न्यूटन का। ठीक है, और ये सूडो फोर्स की भी वैल्यू कितनी आ रही है? तो सूडो फोर्स की वैल्यू हमारे पास है, इसका मास हो गया 20 और एक्सेलरेशन हो गया 10, यानी कि 200 न्यूटन। ठीक है, इसके हिसाब से इस बॉडी पर एक्सेलरेशन कहां था? एक्सेलरेशन था ऊपर की तरफ। तो अब जब आप फिर दोबारा से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इस बालक के हिसाब से जब आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा रहे हैं,
बस सिर्फ एक एडिशनल फोर्स आपने सूडो फोर्स और लगा दिया है। तो अब जरा देखिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे, तो ऊपर की तरफ हो गया टेंशन टी, ऊपर की तरफ हो गया सूडो फोर्स 200 न्यूटन, नीचे की तरफ हो गया 200 न्यूटन का वेट। दिस इज इक्वल टू बॉडी का मास 20 इंटू एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन था 10, ये 10, तो ये 200 200 कैंसिल आउट हो गया और टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, 200 न्यूटन के बराबर की। ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ठीक है, बस इतनी सी है सूडो फोर्स वाली बात। ठीक है।